मेंडल को बोला जाता है फादर ऑफ जेनेटिक्स। बट एक बड़ी कमाल की चीज़ है, जिस टाइम पे मेंडल ने अपनी डिस्कवरी करी थी ना, उस टाइम पे ये जो वर्ड है जीन वर्ड उस टाइम पे इन्वेंट ही नहीं हुआ था। वो जानता भी नहीं था कि जीन वर्ड जैसी कोई चीज़ है, लेकिन फिर भी मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स बोला गया। सेकेंड चीज़, मेंडल एक मॉन्क, बट फिर भी उन्होंने वो कर दिया जो उस टाइम के साइंटिस्ट नहीं कर पाए। तो ऐसा कैसे पॉसिबल हुआ और क्या कर दिया मेंडल ने ऐसा? इतना बड़ा क्या किया कि इतना नाम हो गया उनका? और ये नहीं बता दूं, जीते जी नाम नहीं हुआ था, उनका नाम मरने के बाद हुआ। तो आज पूरी हम मेंडल की कहानी को समझेंगे और उनके वर्क को थोड़ा सा कोशिश करेंगे समझने की। मेंडल पैदा हुए थे जिस एरिया में, वो आज की डेट में चेक रिपब्लिक में आता है। यूरोप का एक देश है चेक रिपब्लिक। स्टार्टिंग में पढ़ने में बहुत अच्छे थे, स्कूल वगैरह की जो पढ़ाई होती है ना उसमें बड़े अच्छे थे। बाद में फिर यूनिवर्सिटी गए। यूनिवर्सिटी में उन्होंने फिलॉसफी पढ़ी, फिजिक्स पढ़ी और मैथमेटिक्स पढ़ी। सब्जेक्ट्स तो उन्होंने बहुत सारे पढ़े थे। इनको मोस्टली जो प्लांट बायोलॉजी है उसमें बड़ा इंटरेस्ट आया। बट एक पॉइंट याद रखिए कि मैथमेटिक्स और फिजिक्स, इन दो सब्जेक्ट में ना, इनका जो साइंटिफिक वर्ल्ड होता है उससे उनको फेमिलियर करा दिया कि जो साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशंस होते हैं, साइंटिफिक जो रिसर्च होती है वो कैसे होती है। ये यूनिवर्सिटी में जब इन्होंने फिजिक्स और मैथमेटिक्स पढ़ी तब इनको आइडिया लगा। और आप देखेंगे जो इनका वर्क है जिसके बारे में बात करूँगा, उसमें मैथमेटिक्स को बहुत यूज़ करा इन्होंने, स्टैटिस्टिक्स को बहुत यूज़ करा। तो ये जो पढ़ाई इनकी यूनिवर्सिटी की थी ना, फिजिक्स और मैथ की, इसने इनको लेटर स्टेजेस में बहुत हेल्प करा है। ये ध्यान रखिएगा। ये मोस्टली हमारे दिमाग में आता है कि मेंडल तो बायोलॉजी से लिंक्ड है, तो मैथ और फिजिक्स से क्या लिंक है इसका, लेकिन लिंक है। मेंडल जब यूनिवर्सिटी से पास आउट हुए, पूरी पढ़ाई कर रहे थे, तो बाद में जो उनको आगे रिसर्च वगैरह करनी थी, क्योंकि ये माइंड से बड़े शार्प थे, बड़े क्यूरियस थे, क्वेश्चन बहुत करते थे चीज़ों के बारे में, और प्रैक्टिकली ये काम करने में बिलीव करते थे कि जो प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट्स में करके देखूं। क्योंकि इस तरह से यूनिवर्सिटी की जिनकी पढ़ाई थी उसी तरह से थी कि उन्होंने प्रैक्टिकल चीज़ों पर ज़्यादा जोर दिया। लेकिन अब आगे पढ़ने के लिए चाहिए था बहुत पैसा, और पैसा इनके पास था नहीं। इनकी फाइनेंशियल कंडीशंस जो थी फैमिली साइड से वो अच्छी नहीं थी। तो जिसके लिए इन्होंने सोचा कि यार मैं एक काम करता हूँ, मैं ना पढ़ा देता हूँ, कुछ पढ़ाऊँगा बच्चों को तो कुछ पैसा मिल जाएगा। लेकिन उस टाइम पे एग्ज़ाम होता था एक टीचिंग सर्टिफिकेट के लिए, तभी आप टीचर बन पाएंगे। तो टीचिंग सर्टिफिकेट का एग्ज़ाम ये फेल कर गए, ये क्लियर नहीं कर पाए उस एग्ज़ाम को। तो थोड़ा एज अ सब्स्टिट्यूट टीचर काम करते थे। जब ज़रूरत होती थी यूनिवर्सिटी में एज अ सब्स्टिट्यूट टीचर की, तो उनको बुला लिया जाता था, लेकिन इनके पास फुल टाइम जॉब नहीं थी। तो बाद में क्या होता है, कुछ टाइम बाद इनका जो इंटरेस्ट है ना, साइंस में तो था ही, लेकिन इनका इंटरेस्ट रिलीजन में और स्पिरिचुअलिटी में ही बहुत था। तो जिसकी वजह से मॉन्क बन गए। अब मॉन्क बनने के दो बड़े रीज़न थे। पहला रीज़न तो मैंने बोला, इनका इंटरेस्ट रिलीजन और स्पिरिचुअलिटी में, पहली चीज़। सेकंड, उस टाइम पे जो मोनेस्ट्रीज होती थी जहाँ पे मॉन्क रहते हैं, वो मोनेस्ट्री सेंटर ऑफ लर्निंग भी थे। मतलब वहाँ पढ़ाई बहुत अच्छी होती थी, बड़ी बड़ी वहाँ लाइब्रेरीज थी, बहुत सारे साइंटिफिक मटेरियल्स थे, बहुत सारे रिसोर्सेज थे। और जिस मोनेस्ट्री में थे, यहाँ पे एज अ मॉन्क रहते थे, वहाँ पे एक बड़ा सा एक एरिया भी था, खुला मैदान था। इससे इनको बाद में बहुत हेल्प मिली जब इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किया। प्रैक्टिकली एक्सपेरिमेंट क्या किया अभी इसमें आएंगे। तो मॉन्क बनने के बाद भी जो उनकी साइंटिफिक डिस्कवरीज थी, जो साइंस के वर्क में काम करते थे, उसमें कोई रुकावट नहीं आई। क्योंकि मैंने जैसा बोला, उस टाइम जो मोनेस्ट्रीज थी वो ग्रेट सेंटर्स ऑफ लर्निंग भी थी, वहाँ पे बहुत अच्छी पढ़ाई भी होती थी। अब मेन पॉइंट आता है कि इन्होंने ऐसा क्या किया, भाई इतने फेमस कैसे हो गए। उसको जानने के लिए पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि उस टाइम पे लोग क्या बिलीव करते थे। जब बात आती है जेनेटिक्स की, तो जेनेटिक्स की जब हम बात करते हैं ना, तो हमारा मतलब होता है कि इनहेरिटेंस, कि कैसे चीज़ें पास ऑन हो रही है, जो ट्रेट्स हैं वो कैसे बच्चों में पास ऑन हो रहे हैं। हाइट कैसे पास ऑन हो रही है, हमारे स्किन का कलर कैसे पास ऑन हो रहा है, हमारी आइज़ का कलर कैसे पास ऑन हो रहा है। तो जो भी ट्रेट्स है, ये सब ट्रेट्स होते हैं। हाइट, वेट, आँखों का रंग, स्किन का कलर, बालों का कलर, ये सारे ट्रेट्स बच्चों में कैसे पास ऑन होते हैं। तो ये सब इनहेरिटेंस के अंदर आता है, इसी को आप जेनेटिक्स बोल देते हो। उस टाइम पे क्या था, साइंटिस्टों के बीच में एक थॉट चलता था कि ये ट्रेट्स पास ऑन होते हैं थ्रू द ब्लेंडेड इनहेरिटेंस। ब्लेंडेड इनहेरिटेंस, अब इसका मतलब क्या है। मान लीजिए फादर की आंखें ब्राउन है और मदर की आंखें ब्लू है, तो जो बच्चे में आंखें होंगी ना, वो इन दोनों कलर का, जैसे कि पेंट मिल जाते हैं ना, पेंट घर में आप वॉल पे पेंट करते हो, जैसे पेंट मिक्स होते हैं। तो उस टाइम पे साइंटिस्ट मानते थे कि ये आंखों का कलर मिक्स हो जाता है, मतलब फादर का ब्राउन कलर, मदर का ब्लू कलर, ये ऐसे कुछ मिल जाएगा और बच्चे का काइंड ऑफ एक लाइट ग्रीन सा कलर बन जाएगा आंख का।
तो ये उस टाइम साइंटिस्ट मानते थे, बट इसमें प्रॉब्लम थी। प्रॉब्लम क्या थी, इसी एग्जांपल में वापस आ जाते हैं। भाई फादर का आँख का रंग ब्राउन है, मदर का ब्लू है, बच्चे का क्या हो गया, लाइट ग्रीन हो गया, मान लो अगर ब्लेंड हो जाते हैं तो। अब ये जो बच्चा है आगे जाके शादी करेगा, इसके भी बच्चे होंगे, ठीक है। तो अब ये जो उसके अंदर लाइट ग्रीन कलर है ये भी ब्लेंड होगा, आगे और लाइट हो जाएगा, फिर आगे और जनरेशन होंगी उनमें और लाइट हो जाएगा। तो एक टाइम ऐसा आएगा कि उतना डाइल्यूट होता जाएगा कि जो पीछे एंसेस्टर का जो ब्राउन कलर है वो गायब भी हो जाएगा, या जो मदर साइड में जो ब्लू कलर था वो गायब भी हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता। यहीं से मालूम पड़ना शुरू हुआ कि इस थॉट प्रोसेस में, जिसको बोलते हैं ब्लेंडेड इनहेरिटेंस, इसमें दिक्कत थी। इसी दिक्कत को मेंडल ने आइडेंटिफाई किया। उन्होंने कैसे आइडेंटिफाई किया, उन्होंने क्या किया, जहाँ जिस मोनेस्ट्री में रहते थे, मैंने बताया था हमें जगह बहुत थी, तो उन्होंने उस जगह में ना एक, समझ लीजिए मटर होते हैं ना, मटर, पी के प्लांट्स को उगाना स्टार्ट कर दिया। अब पी के प्लांट को क्यों उगाना स्टार्ट किया, क्योंकि जो मटर के जो प्लांट होते हैं ना, पी प्लांट, इनके जो ऑफस्प्रिंग होते हैं वो बड़ी जल्दी जल्दी प्रोड्यूस होते हैं। और मेंडल को क्या था, मेंडल को बहुत सारी जनरेशन्स में देखना था कैसे असर आ रहा है, ट्रेड्स कैसे पास ऑन हो रहे हैं, तो उन्हें कम टाइम में ज़्यादा जनरेशन्स को देखना था, इसीलिए उन्होंने पी प्लांट को चूज़ किया। अब मेंडल ने ये चीज़ ऑब्जर्व करी, इसी एग्जाम्पल में वापस आते हैं कि जब ट्रेड्स पास ऑन हो रहे हैं तो ये ऐसे पास ऑन नहीं हो रहे, ये पेंट की तरह ब्लेंड नहीं हो रहे, मिक्स नहीं हो रहे, ऐसे नहीं होते, ये पास ऑन होते हैं कुछ लॉज के अकॉर्डिंग, जिसको उन्होंने बोला लॉज ऑफ इनहेरिटेंस। मेंडल इसी से फेमस हुए, इन्होंने लॉज ऑफ इनहेरिटेंस दिया। कैसे, एग्जाम्पल के लिए इसी पे आते हैं वापस। फादर का ब्राउन आँख है, मदर की ब्लू आँख है, तो जो बच्चे में आँख पास ऑन होगी ना, वो मिक्स नहीं पास ऑन होगी, या तो ब्राउन होगी या ब्लू होगी, ठीक है। ये जो ब्राउन कलर है ये पूरा मेंटेन रहता है, इंटैक्ट रहता है, ये अलग है बिल्कुल इसका जीन, और ब्लू है इसका समझ लीजिए जीन बिल्कुल अलग है। तो ये मिक्स नहीं होते ऐसे जीन्स, जैसे कि पेंट की तरह ब्लेंड नहीं हो जाते, या तो पूरा ब्राउन आँख आएगी या पूरी ऐसे ब्लू आँख आएगी। एक चीज़ और इम्पोर्टेंट है, इन्होंने ये वर्ड जीन यूज़ नहीं किया था, उस टाइम पे वर्ड जीन था ही नहीं, इनके मरने तक वर्ड जीन था ही नहीं। इन्होंने वर्ड यूज़ किया था फैक्टर, ये बोलते थे जीन को फैक्टर, ये फैक्टर है, कोई फैक्टर जैसी चीज़ पास ऑन हो रही है। बट ये नहीं जानते थे कि वो फैक्टर है कहाँ एग्जिस्ट करता है। जो जीन है, जैसे ये फैक्टर बोल रहे थे, ये एग्जिस्ट कहाँ करता है, सेल में कहाँ पे है, ये किसी को नहीं पता था। तो उसकी फिजिकल फॉर्म का है ये किसी को नहीं पता थी। अब एक क्वेश्चन आता है कि ये अपने टाइम पे फेमस क्यों नहीं हुए। उसका एक बहुत बड़ा रीज़न था कि इन्हीं के टाइम पे एक साइंटिस्ट और थे, चार्ल्स डार्विन। जब आप एवोल्यूशन के बारे में पढ़ते हैं तो आप इनका नाम सुनते हैं, चार्ल्स डार्विन का। तो चार्ल्स डार्विन उस टाइम बहुत बड़ा नाम था, तो उनका नाम इतना बड़ा था कि इनका नाम दब गया, साइंटिफिक कम्युनिटी इनके नाम के बारे में जान नहीं पाई। फिर सेकंड रीज़न क्या है, सेकंड रीज़न ये है कि जिस साइंटिफिक जर्नल में इन्होंने अपनी डिस्कवरी पब्लिश करी, ये साइंटिस्ट अपनी जो डिस्कवरीज होती हैं, जो इन्वेंशंस होते हैं, वो एक जर्नल में पब्लिश करते हैं, साइंटिफिक जर्नल में। तो जिस जर्नल में इन्होंने पब्लिश करी थी ना, वो कोई जानता ही नहीं था, जिसकी वजह से इनकी जो डिस्कवरी है वो दब गई, मालूम नहीं पड़ी। फिर एक रीज़न ये था कि जो माइक्रोस्कोप थे वो उस टाइम पे इतने एडवांस नहीं थे, तो साइंटिस्टों ने क्रोमोसोम वगैरह को देखा ही नहीं था, उनको पता ही नहीं था सेल डिवीजन वगैरह कैसे होता है, क्या होता है, क्योंकि उस टाइम पे साइंटिफिक इक्विपमेंट्स भी इतने एडवांस नहीं थे, इसलिए जो इनका वर्क है वो उतना हाईलाइट नहीं हो पाया। फिर फाइनली क्वेश्चन आता है कि इनको फादर ऑफ जेनेटिक्स क्यों बोला गया। जैसे मैंने आपको पहले बताया था, ये जीते जी इतना फेमस नहीं हो पाया, लेकिन इनकी डेथ के बाद 1900 के आसपास का जो टाइम आया, क्योंकि ये मोस्टली 1800s वाला जो टाइम पीरियड है उसी में थे मेंडल। लेकिन जब 1900s वाला टाइम पीरियड आया ना, तो 3 साइंटिस्ट थे, और तीनों साइंटिस्टों ने अपनी अलग अलग रिसर्च करी, और उन्होंने देखा कि जो मेंडल ने पेपर पब्लिश किया था और जो जो चीज़ें उन्होंने बताई थी, चीज़ें बिल्कुल वैसे ही हो रही है, मतलब जो ट्रेट्स हैं वो बिल्कुल वैसे ही पास ऑन हो रहे हैं। तो उससे ये भी मालूम पड़ा कि जो मेंडल है उन्होंने पहले ही जीन के बारे में हिंट कर दिया था। और दूसरा ये भी था कि मेंडल अपने टाइम पीरियड के हिसाब से बहुत एडवांस थे। एडवांस क्यों थे, क्योंकि पहली बार बायोलॉजी में मैथमेटिक्स का यूज़ जो है ना, वो मेंडल ने किया था। मैंने आपको बताया था ना, मेंडल मैथमेटिक्स में बहुत अच्छे थे, तो उन्होंने मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स इसका यूज़ किया बायोलॉजी में, जो कि उनके टाइम पीरियड पे जो साइंटिस्ट थे, बायोलॉजिस्ट थे, वो उसको समझ नहीं पाए कि बायोलॉजी में मैथ्स का यूज़ कैसे हो रहा है, इक्वेशंस का, स्टैट्स का कैसे यूज़ हो रहा है। और जब बहुत सारी रिसर्च कंबाइन हुई, तब मालूम पड़ा कि यार ये जीन के बारे में तो मेंडल ने बहुत पहले ही बता दिया था, और बिल्कुल एक्यूरेटली मैथमेटिक्स का यूज़ करके उन्होंने प्रेडिक्ट कर दिया था, इसीलिए उनको बोला गया फादर ऑफ जेनेटिक्स। तो ये था आज का वीडियो मेंडल के ऊपर। मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि इस फॉर्म की स्टोरी टेलिंग आपको कैसी लग रही है। तो मेरी कोशिश ये है कि बायोलॉजी को मैं एक स्टोरी टेलिंग के फॉर्म में बताऊं, ताकि जो आपका इंटरेस्ट है वो पढ़ाई में बने। थैंक यू।